रक्षाबंधन वाले दिन एक भाभी अपनी नंद को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। जो ननद 2 दिन पहले रक्षाबंधन पर अपने गांव आई थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। अब यहाँ पर जो ननद होती है वो कहने लगती है भाभी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शायद भैया आ जाएंगे और उनको राखी बांधने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन भाभी उसकी एक नहीं सुनती है और धक्का देकर उसे घर से बाहर फेंक देती है। अब जैसे उसे घर से बाहर फेंका जाता है तो तभी उसका भाई आ जाता है और जैसे भाई ये देखता है कि उसकी बहन को उसकी पत्नी धक्के देकर बाहर निकाल रही है तो एकदम से अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगता है। लेकिन वहीं पर जो बहन जिसको अब तक वो भाभी धक्के देकर निकाल रही थी वह उसके सामने खड़ी हो जाती है। कौन थी वह बहन और किस वजह से उसकी भाभी उसे धक्के देकर निकाल रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति रहा करता है। राजेंद्र जिसकी पत्नी का नाम बबली है और वो दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। राजेंद्र की एक छोटी बहन है जिसका नाम रेनू होता है और रेनू की ही वजह से अब तक इन्होंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, क्योंकि इनके माता पिता तो बचपन में इन्हें छोड़कर जा चुके थे। तो उसके बाद बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए खूब मेहनत की और मेहनत करने के बाद भी इधर उधर से कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी कराई है। अब यहाँ पर जो रेनू होती है उसकी शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में रहा करती थी और भैया और भाभी यहाँ पर रहा करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी रक्षाबंधन आने वाला होता है और रक्षाबंधन से 2 दिन पहले जो रेनू होती है वो चहकते हुए अपने भाई को बिना बताए उसके घर आने का फैसला करती है और सोचती है कि मैं अपने गांव जाऊंगी और वहां पर उन गलियों को देखूंगी जिन गलियों के अंदर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई थी और जिन गलियों के अंदर मेरी बचपन की ढेर सारी यादें बसी हुई हैं। यह बात सोचकर जो रेनू होती है वह बिना बताए अपने भाई को सीधा वहां से अपने ससुराल से और अपने मायके के लिए निकल जाती है और अपने पति को वो अपने साथ नहीं लेकर आई थी। धीरे धीरे जो रेनू होती है वो गांव में एंटर कर जाती है, लेकिन गांव में आने के बाद वह जब गांव की गलियों को देखती है तो उसके बाद उसकी आंखें सी भर आती है और वह सोचने लगती है कि यही है वो गाँव जिस गांव के अंदर मेरा पूरा दिन बीता करता था, लेकिन आज यहाँ की मोहताज हो गई हूँ और न जाने कितने कितने दिनों बाद मुझे यहाँ पर आना हुआ करता है। ऐसी सोचती सोचती वो धीरे धीरे अपने भाई के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो वहां पर जाती है तो अचानक से उसे घर के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई उसके भाई को धमका रहा हो और कह रहा हो कि मेरे सारे के सारे पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बहन होती है वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रह जाती है और खड़ी होने के बाद पूरी बातों को सुनने लगती है। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वह बातों को सुनती है तो उसे सुनाई पड़ता है कि एक पास ही के शहर का सेठ है जिससे उसका भाई राशन लिया करता है और उसके पिछले 2 महीने से राशन के पैसे दिए नहीं गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सेठ बार बार आया करता है राशन के पैसों के लिए और जब इसे पैसे नहीं मिलते हैं तो उसके बाद आज ये कहने लगता है कि मुझे पैसे चाहिए। लेकिन भाई कहने लगता है कि अरे भाई तुम्हारे पैसों की वजह से हम घर छोड़कर थोड़ी ना चले जाएंगे, कोई बात नहीं तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन सेठ आज जिद पर अड़ा हुआ था और कहने लगता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और मेरी बहनें आएंगी, 3 बहनें हैं मेरी और उन सभी को मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देने हैं, तो तुम्हें मेरा पैसा लौटाना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो उसका भाई होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है वह थोड़ी देर तक उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसे धमकाने लगता है। कहता है कि तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे और मेरे बारे में तो किसी से भी पूछ लेना, किसी का भी पैसा आज तक मेरे पे बकाया नहीं रहा है, वो तो समय का अभाव है, समय की वजह से ऐसा हो गया, वरना तेरे पैसे न जाने कब का मैं दे देता। ऐसा कहकर वो कह देता है कि ठीक है 2 दिन के बाद मैं तेरे पैसे दे दूंगा और उतने दिन तक बिल्कुल भी हमें परेशान मत करना और तू जा अपने काम कर ले। इस बात को सुनकर फिर थोड़ा सा गर्म होता है और कहने लगता है कि ठीक है 2 दिन का समय है तेरे पास और 2 दिन में मेरे पैसे लौटा देना। वहीं पर जो वह सेठ होता है उसके साथ एक और व्यक्ति आया था जो कि इसी गांव का रहने वाला था। दरअसल जब यहाँ पर इस व्यक्ति राजेंद्र पर उसके पैसे होते हैं तो उसके बाद वो गांव के किसी व्यक्ति को ढूंढता है जिसको जाना पहचाना करता था और उसका नाम होता है मनीष। मनीष को सेठ जानता था और जब वह कहता है कि इस तरह से राजेंद्र पर मेरे पैसे हैं तो उसके बाद वह सेठ को समझाता भी है कि कोई बात नहीं, उनके पास पैसे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो काफी ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन सेठ कहता है कि नहीं यार मेरे पैसों को काफी दिन हो गए हैं और बार बार वो लोग बहाना लगा दिया करते हैं, तो मुझे तेरे साथ चलना है। तो इसी वजह से वो मनीष होता है वो इनके साथ आया था और इसके बाद जब राजेंद्र उससे कहता है कि 2 दिन में तेरे पैसे मिल जाएंगे तो उसके बाद मनीष सेठ से कहने लगता है कि कह दिया ना तुमसे 2 दिन में मिल जाएंगे और अब यहाँ पर ज्यादा तमाशा मत करो। इसके बाद राजेंद्र तो अपनी साइकिल लेकर अपना टिप्पण लेकर अपने काम के लिए चला जाता है और इधर जो पत्नी होती है बबली वह घर के अंदर चली जाती है। अब आंगन के अंदर सेठ और वो मनीष लड़का रह गए थे। इसके बाद जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि ठीक है अब तो तेरा काम हो गया ना, 2 दिन में तुझे पैसे मिल जाएंगे, अब तो चल मेरे साथ। इसके बाद सेठ
चलने लगता है, लेकिन चलता चलता उससे कहने लगता है कि अगर पैसे देने होते तो पहले ही दे देते, मुझे तो नहीं लगता कि 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। मनीष उससे कहता है कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, वो तो समय थोड़ा सा ऐसा आ गया क्योंकि माता पिता बचपन में इनको छोड़कर चले गए और उसके बाद इसने अपनी बहन की शादी भी की थी, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी बाहर जो रेनू बहन खड़ी हुई थी, जो कि अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए आई थी, वह उस सेठ को निकलते ही एकदम से उसे रोकती है और कहने लगती है कि सेठ जी, आपके कितने पैसे हैं मेरे भाई पर। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो वह सेठ होता है उस लड़की की तरफ देखने लगता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ बहन, क्या तुम उनके पैसे दोगी? तो इसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ, मैं ही उनके पैसे दे दूंगी, बता तो सही तुम्हारे कितने पैसे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो सेठ होता है वो थोड़ी देर तक हिसाब लगाता है और कहने लगता है कि बहन, तुम्हारे भाई पर मेरे 15,000 रुपए हैं। तो इसके बाद जो बहन होती है वो एकदम से अपना फोन निकालती है और कहती है कि सेठ जी, बताइए आपका अकाउंट नंबर और मैं उसी में पैसे डाल देती हूँ। इसके बाद सेठ बड़ा ही हैरान होता है और उस लड़की की तरफ देखता रहता है, लेकिन यहाँ पर मनीष उस लड़की को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता है क्योंकि वह इसी गांव का है और वह रेनू को जानता है। तो वह कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई 2 दिन बाद दे देगा। लेकिन तभी बहन कहती है कि कोई बात नहीं भैया, पैसे मैं दूं या मेरा भाई दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भाई बहन के काम आ सकता है तो बहन को भी भाई के काम आना चाहिए। ऐसा कहकर वह उस सेठ से उसका अकाउंट नंबर लेती है और उसके अकाउंट में 20,000 रुपए डाल देती है। अब जैसे ही सेठ देखता है कि उसके अकाउंट में 20,000 रुपए आए हैं तो वो कहने लगता है कि बहन, शायद आपने ज्यादा रुपए डाल दिए, मेरे तो 15,000 रुपए बनते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बहन कहने लगती है कि भैया, मैंने जानबूझकर ही 20,000 रुपए डाले हैं क्योंकि फिलहाल मेरे भाई की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है, तो ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा तुम्हें इसलिए दिए हैं कि आगे तुम उनसे राशन के लिए मना मत करना और मेरे भाई से फोन करके कह देना कि कोई बात नहीं, आप राशन ले जाते रहना और जब आपके पास पैसे हो जाए तब दे देना, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। और इस बात के बारे में बिल्कुल भी मेरे भाई को मत बताना क्योंकि वो काफी ज्यादा खुददार इंसान है, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज होगा और आपसे उन पैसों को वापस भी मुझे दिला सकता है। इसके बाद जो सेठ अब तक धमकाकर उससे अपने पैसे लेने के लिए आया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम उस लड़की के पैर छूने लगता है जो उम्र में उससे काफी ज्यादा कम है और कहता है कि बहन, बहन तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी बहन नहीं देखी। इसके बाद जो बहन होती है वो एकदम से पीछे हटती है और कहती है कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना, बस इतना सा मुझ पर एहसान कर देना कि भाई को इस बारे में पता ना चल जाए। इसके बाद सेठ कहने लगता है कि मैं अपनी कसम खाता हूं कि बिल्कुल भी तुम्हारे भाई को इस बात के बारे में महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर सेठ और वो मनीष वहां से चला जाता है और तभी यहाँ पर जो बहन होती है रेनू, वो उस घर के अंदर चली जाती है जिस घर के बाहर खड़ी होकर उसने अपने रोते हुए भाई को जाते हुए देखा था और सेठ को रोते हुए जाते भी देखा था। जैसे वो वहां पर जाती है तो एकदम से आवाज लगाने लगती है कि भाभी कहाँ हो तुम, मैं घर पर आई हूँ। इसके बाद जो भाभी होती है उसकी, जिसका नाम बबली होता है, वह घर से बाहर निकलती है और जैसे अपनी ननद को देखती है तो एकदम से अपनी भौहें सुखेड़ लेती है क्योंकि उसे पता है कि घर के अंदर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। सेठ बार बार आकर धमकी दिया करता है कि तुम्हें राशन नहीं दूंगा और ऊपर से उसके पति के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो इसी वजह से वह माथा चढ़ा लेती है। और इसके बाद यहाँ पर जो ननद होती है वो कहती है कि क्या हुआ भाभी, आप मेरे आने से खुश नहीं हो? तो उसके बाद जो भाभी होती है वो मुंह चढ़ाकर कहने लगती है, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, चलिए आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय पानी बना देती हूँ। इसके बाद जो भाभी होती है वह ननद को अंदर तो ले जाती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा था कि यह इसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो उसका भाई होता है रेनू का राजेंद्र, वह अपनी उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी के अंदर वो काम किया करता है और वहां पर जाने के बाद वहां का जो मालिक होता है जो उसे तनख्वाह दिया करता है उसके पास जाकर रो रोकर उससे पैसे मांगने लगता है, कहने लगता है कि साहब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि पैसे तुम्हें कैसे दे दूं, क्योंकि तुमने पहले एडवांस ले रखे हैं और जब तक वो एडवांस नहीं पटेगा तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो इसके बाद यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो कहने लगता है कि साहब आपकी बात ठीक है, मुझे एडवांस को पहले पटाना होगा, लेकिन आपने 2 महीने की तनख्वाह मेरी रख ली है और 2 महीने से एक भी पैसा घर के अंदर नहीं गया है। तो राशन वाला राशन देने से मना कर रहा था और उसने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है और मुझे पैसे जरूर से देने होंगे। लेकिन यहाँ पर सेठ साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर खजाना नहीं खोल रखा तुम जैसे गरीबों के लिए, और पहले जब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और 1 महीने और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलने वाली। इसके बाद यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वह एकदम से हाथ जोड़कर उसके सामने रोने लगता है, लेकिन तभी जो सेठ होता है वो एकदम से खड़ा होकर धक्का देकर उसे वहां से गिरा देता है और कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। इसके बाद राजेंद्र अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से वापस लौट आता है और अपने काम धंधे को करने लगता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम तक उसके मन में ढेर सारे विचार चल रहे थे।
एक बार तो उसने सोचा था कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकता तो उसके बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर वो एकदम सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, इंसान के ऊपर इस तरह के समय आया करते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल आज से लगभग 4 महीने पहले उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी और पत्नी की तबीयत खराब के चलते इसने अपने सेठ से 3 महीने की तनख्वाह एडवांस ले ली थी और उसी वजह से जो सेठ होता है उसे तनख्वाह नहीं दे रहा था। इसके बाद जैसे ही कंपनी की छुट्टी होती है तो उसके बाद जो राजेंद्र होता है वहां से अपनी साइकिल को लेकर थका हारा सा अपने घर जाता है और वह सोच रहा है कि 2 दिन की बात हुई थी और 1 दिन तो निकल भी गया है, अब उस सेठ के पैसे कैसे कैसे चुकाऊंगा। इस बात को सोचते हुए वह अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर जाते ही जैसे वो अपने आंगन में पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी पत्नी बबली आंगन में कुछ काम कर रही थी और जैसे ही पति राजेंद्र घर के अंदर आता है तो वो उससे कहने लगती है कि हो गया पैसों का इंतजाम या फिर से वो सेठ आकर हमारी बेइज्जती करेगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो कहने लगता है कि नहीं, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है और कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कर दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर पत्नी का माथा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो कहने लगता है कि अब क्या होगा, अब हम लोग कैसे पैसों का इंतजाम करेंगे, एक तो वो सेठ बार बार आया करता है और ऊपर से तुम्हारी बहन भी आई बैठी है तुम्हें राखी बांधने के लिए। अब इस बात को सुनकर पति के चेहरे पर तो खुशी आ जाती है, लेकिन पत्नी इस बात को सुनकर माथा चढ़ा लेती है। तभी जो पति होता है राजेंद्र वह कहने लगता है कि कहाँ है रेनू, रेनू आई है क्या। तो उसके बाद इतनी देर में जो रेनू होती है वह भी वहां पर आ जाती है और जैसे अपने भाई को देखती है तो एकदम से भागकर उसके गले लिपट जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लिपटते हैं और यहाँ पर जो भाई होता है वो उसे अच्छी तरह से पुचकारता है और कहता है कि बहन तू आ गई। और यहाँ पर जो बहन होती है वो भी उससे उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन भाई किसी भी परेशानी को इसे नहीं बताता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है और तू आ गई है तो और भी अच्छा हो गया, अच्छा किया जो तू आ गई है। तभी जो बबली होती है यानी कि राजेंद्र की जो पत्नी होती है वो एकदम से कहने लगती है कि खुश होने की क्या जरूरत है, हमारा ऐसा ही टाइम चल रहा है। और उसके बाद भी इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि भाई के पास पैसे नहीं होंगे और यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। अब इस बात को सुनकर भाई एकदम से गर्म हो जाता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, कहता है कि तू इस तरह के क्यों कर रही है, क्योंकि ये मेरी बहन है और मेरी बेटी के बराबर है और इसका घर है ये, इसमें जब चाहे ये आ सकती है और तुम कौन होती हो इसे रोकने वाली। उसके बाद पत्नी भी कुछ कहने लगती है, इधर जो पति होता है उसे धमकाने लगता है और तभी यहाँ पर जो बहन रेनू होती है वो एकदम से उन दोनों को शांत कराती है और कहने लगती है कि भाभी मैं आपके घर से कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल अपने भाई को प्रेम का धागा बांधने के लिए आई हूँ और रक्षाबंधन मनाने के लिए आई हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी भाभी को चुप कराती है। इधर जो भाई होता है वह भी अपनी पत्नी पर पूरी तरह से गर्म हो रहा था, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और उसके बाद यहाँ पर जब पत्नी कुछ कहती उससे पहले ही वो फोन उठाता है और कहता है कि रुको, राशन वाले का फोन आ रहा है, उससे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर वो सेठ ने फोन किया था और फोन करके वो कहना चाहता था कि कोई बात नहीं, आप आराम से राशन ले जाते रहो और कोई भी परेशानी नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर राजेंद्र फोन उठाता है तो कहने लगता है कि सेठ जी आपको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है, मैंने आपसे कह तो दिया कि 2 दिन में आपका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन तभी जो सेठ होता है वो सामने से कहने लगता है कि कोई बात नहीं भाई, सुबह कुछ ज्यादा ही हो गया और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आपकी मर्जी, जब तक आप चाहो जब तक पैसे दे सकते हो और जहां से जितना चाहे उतना राशन ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पर राजेंद्र इस बात को सुनता है तो वो एकदम से खुश हो जाता है और खुश होकर अपनी पत्नी को भी ये बात बता देता है। अब फिलहाल तो पत्नी चुपचाप रह जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं। वह सोच रही है कि ठीक है राशन वाला तो रुक गया, लेकिन अब इसे क्या देंगे और ऐसे ही तो हम इसे घर से नहीं भेज सकते, राखी बांधने के एवज में कुछ ना कुछ तो इसे देना होगा। यही सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन भाई को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। धीरे धीरे एक दिन और बीत जाता है, लेकिन अगले दिन जो भाभी का व्यवहार होता है वो ननद के लिए बहुत ही ज्यादा उखड़ा उखड़ा हो जाता है। कभी भी किसी बात के लिए ननद कहा करती थी तो वह ताना सा मारते हुए उसे बताने लगती है और ये बातें ननद को भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो वेट कर रही थी कि किसी भी तरह से रक्षाबंधन आ जाए और उसके बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के बाद यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि भाभी किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इसी बात को सोचकर ननद उसी घर के अंदर रह रही थी और धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। अब जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो अपनी साइकिल को लेकर घर से निकल जाता है और जब पत्नी उससे पूछती है तो वो कह देता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, उसके लिए जा रहा हूँ। सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए वो अपने घर से निकल गया था और इसके बाद काफी देर तक वापस नहीं लौटता है। जैसे दिन का समय व्यतीत हो रहा था तो उसी दौरान बहन को भी चिंता होने लगती है, इधर जो पत्नी होती है उसको भी चिंता होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी को पता है कि भाई के पास कुछ भी नहीं है और वो काफी ज्यादा खुददार है, अपनी बहन को बिना कुछ दिए
बिल्कुल भी उसे यहाँ से नहीं जाने देगा और शायद इसी वजह से पैसों का इंतजाम करने के लिए गया होगा। उसके बाद जो पत्नी होती है उसके फोन पर फोन करती है, लेकिन यहाँ पर पति का फोन भी नहीं मिलता है और तभी यहाँ पर पत्नी को लगने लगता है कि उसके पास पैसों का इंतजाम तो है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बाहर जाकर बैठ गया होगा ताकि आज पूरा दिन भर बाहर रह सके और बहन यहाँ से चुपचाप चली जाए। उसी बात को सोचकर वह सोचने लगती है कि अगर वो बाहर जाकर बैठा, उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और इसके आगे मुझे ही कुछ करना होगा। यह सोचकर जो पत्नी होती है वह अभी ननद से कहने लगती है कि रेनू अब बहुत हो गया, अब तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई राखी बाकी नहीं बनने वाली क्योंकि तुम्हारे भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस बात को सुनकर ननद कहने लगती कि हाँ भाभी स्विच ऑफ तो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भैया आ जाएंगे और मैं उनको राखी बांधूंगी, हो सकता है उनके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। लेकिन यहाँ पर जो भाभी होती है वह कुछ और समझ रही थी और इसी वजह से वह कहने लगती कि नहीं तेरे भैया नहीं आने वाले और चली जा तू यहाँ से, हमें कोई रक्षाबंधन नहीं मनाना। अब इस बात को सुनकर ननद मना करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो भाभी होती है धक्का देकर उसे बाहर निकाल देती है। कहती है कि तेरे भाई के पास है ही क्या और इसी वजह से वो बाहर जाकर बैठ गया है और तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो बिना पैसों के तो तुम्हें जाने नहीं दे सकता और उसके पास पैसों का इंतजाम है ही नहीं। इसके बाद जो ननद होती है वो कहने लगती है भाभी मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ और मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भाभी होती है उसकी एक नहीं सुनती है और उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगती है। अब जैसे वो घर से बाहर लेकर उसे आंगन में जाती है तो उसी दौरान उसका भाई भी आ जाता है और जैसे भाई ये देखता है कि उसकी पत्नी उसकी बहन को धक्के देकर बाहर निकाल रही है, वो भी रक्षाबंधन के दिन, तो उसका एकदम से खून खोल उठता है और वह एकदम से साइकिल को डालकर उसकी तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर जैसे भाई भाभी की तरफ भागता है तो उसके बाद यहाँ पर जो बहन होती है उसे लगने लगता है कि भैया भाभी पर हाथ ना उठा दे और रक्षाबंधन के दिन कोई बड़ी बात हो जाए, तो इसी वजह से वो एकदम से आगे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है भैया ऐसा मत करो, तो हर का दिन है और इस दिन ऐसा नहीं किया करते। लेकिन तभी यहाँ पर जो भैया होता है वो कहने लगता है कि छोटी तो हमारी बेटी के समान है और इसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश ही कैसे की। अब ये बातें जब एक दूसरे से हो रही थी, सभी लोगों में खींचातानी सी मची हुई थी, तो तभी वहां से मनीष निकल रहा था और थोड़ी देर रुकने के बाद वह पूरे मामले को समझ जाता है जो मनीष उस सेठ के साथ आया था। इसके बाद वह वहां पर आता है और आने के बाद जो रेनू की भाभी जोर जोर से जबान लड़ा रही थी और कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए इसे यहाँ से भेज रही थी कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो बुरी ही लगती है ना, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी वहां पर मनीष आ जाता है और कहने लगता है कि आपको पता है कि आपकी ननद ने आपके साथ कितना अच्छा काम किया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ननद होती है जिसका नाम रेनू होता है वो कहने लगती है कि भैया कुछ मत बताओ, इन लोगों को इस बात को बताने की जरूरत नहीं है वरना मेरे भाई को दुख होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि बहन इस तरह से मैं नहीं देख सकता, ये तुम्हें घर से निकाल रही है। इसके बाद रेनू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष जो सारा के सारा भेद उसके सामने खोल देता है और कहता है कि उस सेठ को इस तरह से तुम्हारी बहन ने पैसे दिए हैं ताकि वो आप लोगों को परेशान ना कर सके, क्योंकि ये बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। इस बात को सुनते ही जो भाभी अब तक ननद को बुरा समझ रही थी वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और ननद के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। इधर जो भाई होता है उसकी भी आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी और वो कहने लगता है कि बहन तुम्हें क्या जरूरत थी इस चीज के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो बहन होती है वो कहने लगती है क्यों भैया, क्या भाई को हक होता है बहन के काम आने का, उसकी मदद करने का? क्या बहन का इतना भी हक नहीं हुआ करता? मेरे पति के पास ढेर सारा रुपया पैसा है और ये तो मेरे पर्सनल पैसे थे, तो इससे मैंने आपकी मदद कर दी, तो कोई बड़ा काम नहीं है। इस बात को सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो भाभी होती है वह अभी पैरों को पकड़कर बैठी हुई थी। इसके बाद जो रेनू होती है पहले तो अपनी भाभी को उठाती है और कहने लगती है कि भाभी मैं आपसे छोटी हूँ और मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और आपकी जगह वहां पर नहीं आपकी यहाँ पर है। ऐसा कहकर वो अपने भैया भाभी को गले से लग जाती है और सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि बहन मैं तो यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी विचारधारा देखी और तुम्हारा व्यवहार देखा अपने भाई के लिए तो मेरी कोई बहन ही नहीं है और इसी वजह से आज रक्षाबंधन वाले दिन मैं तुम्हारे पास आ गया कि मुझे भी राखी बांधो, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? इसके बाद रेनू अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहने लगती है कि हाँ भैया मैं तुम्हें भी राखी बांधूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो भाभी होती है वो अपनी नंद को लेकर अंदर चली जाती है और अंदर से अच्छी तरह से वो थाली तैयार करते हैं और थाली तैयार करवाने के बाद यहाँ पर जो रेनू होती है अपने भाई को भी राखी बांधती है। इधर जो मनीष होता है गांव का ही लड़का उसे भी राखी बांधती है। मनीष भी अपने पास से कुछ पैसे रेनू को देता है और इधर जो भाई होता है राजेंद्र वह भी अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था और साथ में उसे कुछ पैसे देता है। बहन पूछने लगती है भैया जब इतने हालात खराब थे तो तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आ गए? तो उसके बाद यहाँ पर जो भाई होता है वो कहने लगता है बहन मैंने अपना मोबाइल भेज दिया, क्योंकि मोबाइल तो मैं बाद में भी खरीद लूंगा, लेकिन ये रक्षाबंधन 1 साल बाद आएगा और इस दिन मैं तुम्हें पैसे नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ देने का हक तो बनता है।
अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो भाभी होती है उसकी समझ में आ जाती है कि इनका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा था, क्योंकि ये तो बहन के लिए उस मोबाइल फोन को बेचकर उन पैसों से अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर आए हैं और कुछ पैसे नगद लेकर आए हैं ताकि इनका रक्षाबंधन बन सके। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।